हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर आप लोगों के समक्ष सेट नंबर 4 लेकर के उपस्थित है, जो प्रकर्ष चैनल पर आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। एक मिनट बात करते हैं आप लोगों से कि जितने भी ये कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, उस एग्ज़ामिनेशन के अंतर्गत सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं से रिलेटेड सिर्फ डेटा को चेंज किया जाता है। और जैसे फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी होगा, इन सारे प्रश्नों के जो पैटर्न है वो सेम होते हैं। सिर्फ उसमें से डाटा को चेंज करके बार बार उन्हीं सारे क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर से अगर हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री का अगर हम तैयारी करें, उसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, तो यह पर्याप्त होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। फिर सेट नंबर 4 है आज का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, वो कौन सी राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बल, वेग, त्वरण, दूरी। तो क्या ऋणात्मक नहीं होता, आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब टाइप करके, ए बी करके बताएंगे। ए बी सी डी में से कौन सा होगा, ठीक है। तो आप लोग टाइप कीजिए। चलिए, तो हम बताते हैं कि वो भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है वो होता है दूरी। दूरी कभी ऋणात्मक होते हैं? नहीं होता है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा। हम जितना तय अगर कर लेंगे तो वो ऋणात्मक नहीं, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। बीटा, गामा, लेम्डा, अल्फा। तरंगदैर्घ्य को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, उसका संकेत क्या होता है, टाइप करेंगे। बीटा होता है कि गामा होता है कि लेम्डा होता है कि अल्फा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर होगा लेम्डा। इसका आंसर होगा लेम्डा, सी। क्योंकि हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, v बराबर n लेम्डा। यही लेम्डा जो है तरंगदैर्घ्य है, जो इसकी मीटर में इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। आवेग, बी में होगा थक्का, धक्का, दाब और बल। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि F बराबर होता है m इंटू ए। इसको हम लोग याद करने के लिए कि फादर इज इक्वल टू माँ। तो देखिए, मास इंटू एम से मास होगा, ए से एक्सीलरेशन हो गया, तो मास इंटू एक्सीलरेशन के गुणनफल को क्या कहेंगे, बल, एफ। डी नंबर हो जाएगा आंसर। किस नंबर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 केजी, किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 केजी तथा वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो कि गलत है। यहाँ वेग नहीं होगा, वेग स्क्वायर नहीं होगा, मीटर मीटर सेकेंड माइनस 1 यानी मीटर प्रति सेकंड होगा। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा, 375 जूल, 375 न्यूटन, 375 वाट, 375 पास्कल, क्या होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं। इसमें बिना बनाए हुए देखो,
गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या होता है जूल। तो देखो इसमें जूल में कौन दिया हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ ए नंबर, तो हम लोग बिना बनाए भी बना सकते हैं, ए नंबर मेरा आंसर होगा। लेकिन बनाने के लिए क्या करेंगे, बनाने के लिए क्या होगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, एम के जगह पर कितना होगा 30 kg, गुना कर दो, ठीक है। और बेग के जगह पर 5 होगा तो इस कितना होगा 25। अब देखो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 15, 15 में 25 से गुना करेंगे तो 15 दूना 300, और 15 पचे 75, 375 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत नहीं, लगभग 30 बार से ऊपर जो है रिपीट किया है वर्क एनर्जी से, क्वेश्चन जो है 30 बार से ऊपर है। सिर्फ इस डेटा को चेंज कर करके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। साइंस का बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 kg वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, अगर जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ। अब देखो इसमें सारे में जूल में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको निकालेंगे हम लोग। चलो निकालते हैं, निकालते हैं क्या होगा, निहित ऊर्जा निकालना है। तो जी का नाम पोटेंशियल है, जो कि एच भी दिया हुआ है, इसलिए एम जी एच यही होता है पोटेंशियल। एम कितना है 12 kg, जी कितना है 9.8, और ए कितना है 5। तो देखो 12 पचे 60 हो गया, 60 में गुना करेंगे 9.8 से तो क्या होगा 8 छक 48, एक डिजिट से गुना करके देख लेंगे 48। देखो 48 है तो 8 पहला डिजिट, एक दोनों ए नंबर में है, डी नंबर में भी है, तो क्या करेंगे पूरा गुना करेगा तो 8 छक 48 और 9 छक 54 4 58, यानी कि 528, ये जीरो होगा, 528 जो है जूल मेरा आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर क्या है डी, इसका आंसर क्या होगा डी नंबर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने की किया जाता है। एक में लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से, स्पीडोमीटर से, एनीमोमीटर से, कौन सा होगा कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन तो चलिए बनाते हैं। देखो लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से क्या मिलता है, दूध का घनत्व मापते हैं। थर्मामीटर से क्या नापते, टेम्परेचर मापते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है, तो यह है स्पीडोमीटर से चाल मापते हैं, गाड़ी की चाल स्पीडोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर यानी कि एयर, एनीमोमीटर यानी कि एयर, ऐसे पकड़ेंगे, एनीमोमीटर यानी कि एयर, एयर से संबंधित होगा तो एनीमोमीटर हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा डी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। हर्ट्ज क्या होता है, एन दिया हुआ, क्या दिया हुआ एन, 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज। ये लेमडा दिया हुआ है, क्या लेमडा दिया हुआ 3 मीटर। पीछे बताया है कि लेमडा को मीटर से डिनोट करते हैं, हर्ट्ज को आवृत्ति से, तो एन हो गया। तो ध्वनि का वेग भी निकालना है, ठीक है, बोलिए क्या होगा, वेग निकालना है। तो देखो यहाँ बिना बनाए हुए कर सकते, ये तो होगा नहीं, त्वरण का होता है, ये भी कोई मात्रक नहीं होता, ये कोई मात्रक नहीं है, यानी कि 1800 मीटर प्रति सेकंड -1 होता है जो वेग होता है। अब बनाने के लिए क्या होता है, भी बराबर होता है एन लेमडा, यानी कि गुना कर दीजिए कितना 600 और गुना 3 यानी कि 1800, 1800 और किसी भी वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड यानी ए होता है, यानी इसका आंसर ए हो गया, सिंपल।
अगला क्वेश्चन है कि 300 वाट के इलेक्ट्रिक पंखे प्रतिदिन 8 घंटे प्रयोग की जाती, एक दिन में उस पंखे द्वारा ऊर्जा की मात्रा होगी यूनिट में, बताइए कितना होगा यूनिट में। यूनिट में कितना होगा कमेंट कीजिए। 2400 है, 24 है, 0.24 है, 2.4 है, क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होता। यूनिट बराबर क्या होता है, यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट और घंटा, यही यूनिट होता है। ठीक है, यही यूनिट होता है। एक यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसमें गुना कर देते हैं। एक दिन का पूछ रहा है तो एक दिन लिख देंगे, है ना। वाट, घंटा और डेज लिख करके 1000 से इसको भाग अगर कर दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है, किलो वाट घंटा आ जाता है, जो कि यूनिट हो जाता है। ठीक है, किलो वाट में परिवर्तन हो जाता है। एक से काटो, फिर एक से काटो, एक से काटो, 24 आया, कितना आया 24। अब बटा में 10 है तो 1 दशमलव दे देंगे, यानी कि 2.4 हो गया। इस तरह से आंसर क्या हो गया मेरा 2.4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है शक्ति W/T। शक्ति क्या है, W/T, जहाँ W का अर्थ डैश है, भार है, वाट है, ऊर्जा है, यहाँ कार्य है, 4D नंबर में कार्य है। बताइए क्या होगा। तो हम लोग सब पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है, W बटा होता है T, और W/T में W को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, कार्य, और बटा समय, यानी कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो W का अर्थ यहाँ क्या होगा, कार्य होगा। W का अर्थ क्या होगा, कार्य होगा। कितना बार क्वेश्चन को पूछा है कि शक्ति बराबर क्या होता है, कभी पूछा W/T को क्या कहते हैं, यही घुमा फिरा के क्वेश्चन को बार बार पूछते रहता है। इसे एकदम फिक्स है कि इस क्वेश्चन का क्या करें हम लोग, सिर्फ प्रीवियस पेपर का सॉल्व करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इससे कुछ फिक्स क्वेश्चंस है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब है और इतना के धारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित करता है। समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है तो क्या होता है, वोल्ट गुना एम्पियर। V बराबर होता है वोल्ट बराबर होता है एम्पियर। ठीक है, धारा होता है VQ, V में 300 हो गया, ठीक है, 300। I बराबर QT फार्मूला लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, I बराबर होता है QT, ये लगा देंगे। तो इसे क्या होगा, Q दिया हुआ है 300 दिया हुआ, गुना T, बटा कितना दिया हुआ 0.5, है ना। यानी कि Q/I है, ये T है, Q/I क्या है, I है। ठीक है, Q/I तो कर देंगे, कितना हो जाएगा 300 और बटा 0.5 है, तो ये 100 ना ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 ना, ये कट जाएगा, 60 × 300, यानी कि 600 सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर नहीं हुआ तो देख लो। Q बराबर IT, ठीक है, Q बटा हो जाएगा T, Q/T, ये फार्मूला होता है Q बराबर IT का। तो Q/T बराबर हो गया Q/I है ना, T निकालना है T, तो Q/I कर देंगे तो हो जाएगा, फार्मूला होता है Q बराबर IT। जितना का धारा होगा उतना एम्पियर और समय से गुना कर देंगे तो वही क्या होगा, कूलम्ब हो जाएगा, आवेश की मात्रा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ओडोमीटर
है ना, 300 मीटर, 3000 किलोमीटर और अंत में 3600 किलोमीटर रीड करता है, 8 घंटे लगते हैं। तो बस की औसत गति कितनी होगी? बस की औसत गति कितनी होगी? ठीक है, तो शुरुआत में कितना होता है? 3000 किलोमीटर, अंत में हो जाता है 36, तो 600 किलोमीटर हो गया। 600 किलोमीटर 8 घंटा में कटता है, तो 8 घंटा। ठीक है, 8 सते 56, 8 पचे 40, यही होगा। किलोमीटर बटा घंटा करते हैं तो हमको क्या आता है? किलोमीटर प्रति घंटा आता है। यही हमारा क्या होता है? औसत गति हो गया, यानी कि 75 जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का, दाब। थ्रस्ट का मतलब होता है दाब, धक्का। ठीक है, क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कहा जाता है वस्तुमान, बल, दाब, क्षेत्रफल। क्या कहा जाता है? धक्का बटे, यानी कि दाब बटा क्षेत्रफल क्या होता है? दाब का होता है प्रेशर, प्रेशर बटा एरिया। दाब यानी धक्का, फोर्स, ये फोर्स होगा, बल होगा। धक्का बल ना होगा, बल यानी कि फोर्स। ये किसका होता है? प्रेशर का होता है। बल बटा क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है? प्रेशर होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तार में प्रवाहित होने विद्युत धारा दुगना कर दिया जाए, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगना करते उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध उसका हो जाएगा, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, अप्रभावित रहेगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। एक विद्युत परिपथ में, अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में 10 मिनट प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा विद्युत धारा क्या पूछ रहा है? एम्पियर। आई करेंट बराबर वाट है। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट का कितना होगा? 10 60 गुना 1 मिनट में 60 होता है, यानी कि 600 हो गया। 600 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ मेजर करते हैं सेकंड में। कूलम्ब, क्यू बराबर दिया हुआ है 300, कूलम्ब वाला 300। तो आई का मान निकालना है। ठीक है, आई का मान निकालना है। कितना हो जाएगा आई का मान? तो क्यू बराबर हम लोग पढ़े हैं आई टी, क्यू बराबर आई टी। तो आई का मान पूछना है, तो क्यू बटा कितना हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा आई। क्यू कितना है? क्यू हो गया 300 और ए हो गया 600। ठीक है, 600, तो 300 बटा 600 हो जाएगा। 300 बटा 600 यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर धारा हो जाएगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर धारा हो जाएगा इसका मान। नेक्स्ट, 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाए तो तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये लगभग, ये भी 15 से 20 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो 1 ओम होगा, 1.5 ओम होगा, 2.25 ओम होगा, 1.25 ओम होगा क्या? तो देखते हैं, बनाते हैं आगे। तो जब दुगना कहा जाए प्रतिरोध वाले तार को अगर दुगना कर दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोध में 4 से भाग देते हैं। अगर दुगना करेगा तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटा 3 कटा और 3/2 को क्या करेंगे 1.5 कहेंगे। ठीक है, अढ़ैया, डेढ़ा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना ऐसे याद रहना चाहिए तो जल्दी जल्दी होगा। तो कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा आंसर बी नंबर। कितना नंबर आंसर होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है। ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन बार बार पूछा है। नारंगी दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, यहाँ काला है, डी नंबर में काला है, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, देखो तो काला दिखाई देगा। कितना नंबर होगा, डी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, काला दिखाई देगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के एक बल के साथ आकर्षित करता है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है ना। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। उनकी ऊर्जा का, उनके वेग का, उनके द्रव्यमान का, उनके दूरी का क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं तो G(m1) × m2 और बटा क्या होता है r²। यहाँ से देखो G का खोज किसने किया है, बार बार पूछता है। कभी पूछता है G का मान कितना होता है, ठीक है। कभी पूछता है गुरुत्वाकर्षण बल वो किस किस पर निर्भर करता है, तो देखो द्रव्यमान पर और ये दूरी पर निर्भर करता है। G का मान कितना होता है, तो 6.67 × 10⁻⁻14 होता है। उसके बाद ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। G का मान G को किसने खोजा था, कैवेंडिश ने खोजा था। तो क्या होगा, इनके मध्य उनके दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लगभग 20 बार जो है ये 20 टाइम्स रिपीट किया है क्वेश्चन को। 11 की जगह पर 12 कर देता है, कभी 13 कर देता है, कभी 14 कर देता है, यही पूछा है बार बार। अब देखो इसमें निहित ऊर्जा क्या होगा, चूँकि G का मान दिया हुआ है तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, वर्क पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, mgh होता है। m के 11 हो गया, 5 हो गया और 9.8 हो गया, ठीक है। इसको 11 गुना करेंगे तो 8×5 = 40, ठीक है। 8×5 = 40, 0 आना चाहिए। देखो 0 यहाँ आ गया। आंसर चाहेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको देख लो गुना करके कितना करेंगे, 8×5 = 40, 9×5 = 45, 45 × 4 = 49, एक दशमलव कर देंगे, 11×9 = 99, यानी कि 11×9 = 99, यानी कि इसके कितना आना चाहिए, इकाई डिजिट जो है 9 आना चाहिए। यहाँ से देख करके मार देंगे, 99 होना चाहिए। सब जूल में इसलिए निकालना पड़ा है, अगर ये चेंज रहता, इसका यूनिट चेंज रहता तो नहीं निकालना पड़ता, तो इसलिए इसका निकालना पड़ा। तो इसका आंसर इस प्रकार से क्या हो गया, सी नंबर इसका आंसर हो गया। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं, उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है। शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है, बुध है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछता है। लाल ग्रह किसको कहते हैं, भोर का सांझ का तारा किसको बोलते हैं, कमेंट कीजिएगा क्या किसको कहते हैं। उसके बाद है पृथ्वी का मौसी किसे कहते हैं, भगनी किसे कहते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 उपग्रह है, डीमोस, एक होता है डीमोस और एक है फोबोस। टीमोस और फीमोस 2 उपग्रह है, जिसमें डीमोस छोटा उपग्रह है, फोबोस और डिबोस, फोबोस बोलते हैं इसको,
फोर्स और डिमोस जो है दो उपग्रह है। जिससे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह से मंगल के दो उपग्रह है, जिसमें सबसे छोटा उपग्रह किसका है? डिमोस है। इस पर कितना बार पूछा है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, किस ग्रह का डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, इस तरह से कितना बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, मंगल ग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 30 जूल है, तो दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश पूछ रहा है, यानी Q का मान पूछ रहा है। Q बराबर वाट। ठीक है, और कार्य दिया हुआ है W, तो W बराबर क्या होता है? वोल्ट गुना कूलम्ब होता है। तो यही हो जाएगा 10 और गुना हो जाएगा ये Q वोल्ट इंटू कूलम्ब होता है वर्क का, और ये होता है 30 हो गया। 30 से 10 काटेंगे 3 होगा, यानी 3 कूलम्ब क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, यानी कि 3 कूलम्ब इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 कूलम्ब। आगे which one of the following is the question for position टाइम रिलेशन, यानी स्थिति और समय का रिलेशन कौन दिखाता है? स्थिति समय का रिलेशन कौन दिखाएगा? तो देखो, पिछली बार बताया था, इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, बट हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखो, ये गति का पहला नियम हो गया। ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी, ये हो गया दूसरा नियम। ये हो गया तीसरा नियम। ई गति के नियम में आता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये क्या है? समय। इसमें u को काट देते हैं और a को ख़त्म कर देते हैं। क्या बचा? t बचा और s बचा। यही जो है समीकरण 2 जो है गति का इक्वेशन 2 नंबर जो है वो जो है समय और स्थिति, पोजीशन एंड स्थिति और टाइम का जो है पोजीशन एंड टाइम का रिलेशन देता है। कौन सा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा गया है। ये तीनों इक्वेशन से, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इसी सब क्वेश्चन पर। कितना बार पूछा गया? समय और वेग के बीच रिलेशन कौन सा देता है। उसके बाद पूछा है कि स्थिति और समय के बीच कौन देता है। उसके बाद इसी को कभी लिख देता है, दूरी और समय के बीच कौन सा रिलेशन देता है। उसके बाद देता है चाल और समय के बीच कौन रिलेशन देता है। इस तरह से कर करके दे देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला है कि विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच की खोज किसने की थी। अब देखो, कभी कभी पूछ देगा ओम का नियम क्या होता है। उसके बाद कभी कभी पूछ देता है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच रिलेशन क्या होता है। और कभी कभी पूछ दिया देखो कि V और I के बीच की संबंध की खोज किसने किया। 3 क्वेश्चन यही पूछ गया। डिफरेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? फिक्स क्वेश्चन है जो उन्हीं से उठाए जाते हैं। एक में न्यूटन, दूसरा ओम, तीसरा टेस्ला, चौथा पास्कल। क्या होगा इसका आंसर? ओम ने होगा। ओम ने बताया था ना V बराबर IR, ये रिलेशन बताया था। यही ने बताया था V बराबर IR, ये रिलेशन बताया था। कुछ ने? ओम ने बताया था। ओम का नियम, ओम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो, कभी पूछ दिया सूत्र क्या होता है, कभी पूछ देता है गतिज ऊर्जा कैसे निकाला जाता है। उसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कितने भागों में बांटा जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किनके होते, किनके 2 डिविजिबल है, किनके 2 भाग है। ठीक है, किनके प्रकार है।
ये सब पूछ देता। बस यही फिक्स क्वेश्चन है। एक में होगा mgh, एक हाफ mv², ma होता है हाफ mv, ये तो होता ही नहीं है। तो देखो ये ए में क्या होता है, F बराबर MT पढ़ें कि फादर इक्वल टू मदर। इसको याद करने के लिए, फनी बनाने के लिए। mgh पोटेंशियल एनर्जी होता है, और गतिज ऊर्जा का हाफ mv होता है, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो देखो गतिज ऊर्जा के लिए पूछ रहा है तो क्या होगा, हाफ mv² होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर के बीच विभवांतर 60 है, स्रोत 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, विभवांतर बढ़ करके इतना हो जाता है, तो हीटर द्वारा प्रभावित की जाने वाली धारा कितनी होगी, धारा कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है, 60। 60 से बढ़कर कितना हो गया, 60 से बढ़कर के हो गया 172, ठीक है। और धारा कितना हो जाएगा, स्रोत 4 एम्पियर की धारा प्रभावित होता है, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा, कितना एम्पियर, 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर को होता था, ठीक है। तो 172 हो गया 0.5, तब धारा कितना होगा, 4/60 गुना 172.5, यही हो जाएगा। यानी कि 60 दूना 120, 15 से 165 लगभग हो जाएगा 11.5 एम्पियर। चलो काट देते हैं, 15 एकम 15, 2 15 एकम 15, 15 सत्ते 75, 15 पचे 75, 5, यानी 11.1 एम्पियर हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, बोल रहा है कि 60 था तो इतना था, 100 बढ़ के हो गया इतना, तो अब कितना धारा होगा, बस यही एक एक नियम से लगा देंगे। यानी कि 11.5 एम्पियर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, पूछ लो। कभी पूछता है दाब क्या होता है, देखो अभी इसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि दाब क्या होता है। दाब का कभी पूछ देगा मात्रक क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, पी दाब बराबर क्या होता है। 4 क्वेश्चन हो गया। तो इसका देखो न्यूटन होता है, डाइन होता है, ओम होता है, पास्कल होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, दाब क्या होता है, पास्कल, पास्कल तो होता है। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, कमेंट कमेंट कमेंट। दाब का हो जाएगा पास्कल, ठीक है। दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल। ये तो बल का हो गया। डाइन बले का मात्रक होता है CGS, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, और दाब का होगा पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर डी। विद्युत परिपथ में, अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। अब बताओ विद्युत परिपथ में किसकी गति से होता है। और कभी कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन का गति किस दिशा में होता है परिपथ में, वामावर्त होता है कि दक्षिणावर्त होता है कि पॉजिटिव की तरफ होता है कि नेगेटिव की तरफ होता है, क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फिक्स क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पर बना हुआ क्वेश्चन, प्रोटॉन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, उसमें गति करता है, जिसके कारण जो होता है विद्युत धारा जो है प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा।
देखो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है, ऊंचाई के साथ, विस्थापन के साथ, दूरी के साथ, वेग के साथ। तो किसके साथ बढ़ेगा बताइए, किसके साथ बढ़ेगा? कमेंट कीजिए, किसके साथ होगा? तो देखो इसे होगा वेग के साथ। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर भी बढ़ जाएगा, अगर स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है तो यही ना वेग के साथ होता। ऊंचाई तो इसमें होता नहीं, ऊंचाई नहीं होगा। विस्थापन का यहाँ कोई अथी नहीं है, दूरी का कोई इसमें है, ये इस फॉर्मूला में आता है, उसी पर डिपेंड करेगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया। देखो पिछली बार पूछा था 6 ओम का प्रतिरोध के तार का दुगना कर रहा है। अब देखो 5 ओम का प्रतिरोध के तार का कर रहा है। तो क्या कहते कि इसको 5 दुगना कर रहा है तो 4 से भाग देते हैं। तो देखो 5 को 4 से भाग देंगे क्या होगा? 7 हो जाएगा, यानी 1.25 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। इसको रट जाना, यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। फिक्स क्वेश्चन पूछता है दुगना करने पर, और कभी कभी तिगुना करने पर भी पूछता है। बस यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। और यही 5, 6, 8 इसी तरह का पूछता है। बस इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लगभग 100 सेट का जो है 100 सेट से क्वेश्चन को एराइज करके कलेक्ट करके इस बात को बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता। त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता? त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता? पृथ्वी के द्रव्यमान पे, गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरने वाली वस्तु की द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। किसका एसआई इकाई न्यूटन होता है? न्यूटन किसका मात्रक होता है? वजन का, द्रव्यमान का कहीं होता है, संवेग का कहीं होता है, त्वरण का कहीं होता है? नहीं होता है। तो होगा क्या? बल का। देख लो इधर सबका वजन दिया हुआ, इसका द्रव्यमान, संवेग, त्वरण दिया होता है। देखो द्रव्यमान का नहीं होता है, संवेग का नहीं होता, त्वरण का नहीं होता है, तो बल का होता है। पीछे क्या दिया पता नहीं, तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से फंसाता है क्वेश्चन को, लैंग्वेज चेंज कर करके। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, बट जो जितना प्रैक्टिस करता है उतना सही रहता है। ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है। ध्वनि का प्रसार किस में अधिकतम होता है? ध्वनि का प्रसार किस में अधिकतम होता है? ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है। ध्वनि का प्रसार गैस में अधिकतम होता है, निर्वात में, ठोस में, तरल में। किस में अधिकतम होता है ध्वनि? तो देखो ध्वनि के लिए, ध्वनि के प्रसार के लिए किसी के मीडियम की ज़रूरत होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है। अतः ध्वनि के प्रसार के लिए किसकी आवश्यकता होगा? ठोस का। अधिकतम प्रसार किस में होगा? ठोस का, यानी कि सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डैश होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। क्या होती है? बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है गतिज ऊर्जा, काफ़ी गतिज ऊर्जा होती है ना, इसलिए। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक सुचालक 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करता है जिसके दोनों अंत में 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा की प्रतिरोधकता कितनी होगी? 4 वोल्ट की गति
अंत में 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर प्रतिरोधकता आर लिख रहा है, तो V बराबर होता है आई आर। क्या होगा? V बराबर आई आर, V बराबर आई। तो V क्या है? V दिया हुआ है 4, V दिया हुआ 4 लिख दो 4, I दिया हुआ है 2, तो R निकालना है 4/2, यानी कि 2 ओम का हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध। कितना ओम का? 2 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 196 न्यूटन है? तो देखो W बराबर क्या होता है? F बराबर एक होता है mg, इसी को भार बोलते हैं। ठीक है, तो देखो भार दिया हो, इसी को W भी बोलते हैं, भार भी बोलते हैं, mg के बराबर होता है। तो mg कितना हो जाएगा? भार दिया हुआ 196, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है m, अगुना दिया हुआ 9.8, 9.8 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा। अब देखो दुगना से करेगा तो m बराबर कितना हो जाएगा? m मास हो जाएगा 2 kg, 2 kg हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि और प्रकाश तरंग, देखो ये कितना बार पूछा है कि ध्वनि तरंगे है, और कभी कभी पूछ देता प्रकाश तरंगे है, कभी कभी पूछ देता ध्वनि तरंगे की प्रकृति क्या होती है, कभी कभी पूछ देता प्रकाश तरंगे होती है, कभी पूछ देता है कि अनुदैर्ध्य तरंगे डैश है, उसमें दे देगा ध्वनि, कभी लिखेगा अनुप्रस्थ तरंगे डैश है, उसमें दे देगा प्रकाश ऑप्शन में। 4-5 क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो पूछ दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डैश इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? क्या होता है? V बराबर होता है आई आर, तो आई आर क्या हो जाता है? यही ना R कांस्टेंट होता है, वेयर इज R इज कांस्टेंट, वेयर जहाँ R क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? R कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें V बराबर होगा आई, V बराबर आई है, तो R बराबर क्या होगा? V बटे आई, यही होगा V बटा आई, ठीक है, V बटा आई इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? गति को कौन मापेगा? शक्ति मापेगा, वेग नापेगा, बल नापेगा, ऊर्जा नापेगा? इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्या नापेगा? तो ये शक्ति से तो ही शक्ति क्या मिलता है? कार्य करने की दर को मापता है। वेग चाल होता है, चाल का। बल क्या क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ऊर्जा ही मापता है ना, किसी प्रकार की कार्य हो उसकी मात्रा क्या होता है? ऊर्जा होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। किसके कारण? डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। तो देखो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के परावर्तन के कारण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के विवर्तन के कारण क्या होगा? तो तारा टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाने में क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। इंद्रधनुष बनता है किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण, ठीक है, ठीक है।
ये क्या होगा, अपवर्तन के कारण होगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के विवर्तन में क्या होता है, विवर्त हो जाए, यानी स्कैटर विवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 मीटर प्रति सेकेंड एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 है, वस्तु का द्रव्यमान निकाले। तो देखो गतिशील पूछ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो देखो 120 दिया हुआ, कितना दिया 120, ये कितना होगा हाफ, ये कितना होगा m, v कितना होगा 16, ये कितना 8 हो जाएगा, 8m, 8 से काटेंगे तो कितना होगा 15 × 120, यानी कि 15m हो गया। मास कितना हो गया 15 kg हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। इस तरह से समाप्त होता है। अंत में एक क्वेश्चन आप लोगों से देते हैं कि संवेग का गतिज ऊर्जा के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, यही बताइए, हटाइए क्या होता है। ये क्वेश्चन है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन में, देखते हैं कितना लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको 5वें सेट में नेक्स्ट डे। ओके, हैव ए नाइस डे।